This is Kumar Sanju sir, and once again my warm welcome all in today's session. In this session, we are going to discuss about one of the most important topic, the types of Nobels. जैसा कि हमें और आप सबको पता है कि चाहे हमारा एलटी हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी या जो जीआईसी, कोई भी एग्जाम है तो वहां से एक या दो क्वेश्चंस इस वाले पोर्शन से पूछे ले जाते हैं। या तो हमसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा या फिर हमसे उसकी डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि भाई ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं नॉवेल्स के, उसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें सभी प्रकार के नॉवेल्स इंक्लूड किए गए हैं। तो जितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लायक है। बाकी नेट लेवल का भी इसमें है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम हमारा जो चैनल है एसआर कोचिंग क्लासेस, उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिकली कि जो नॉवेल है, जो नॉवेल हमारा टर्म है वो क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जो नॉवेल होता है बेसिकली रेफर करता है एक फिक्शियस प्रोज नैरेटिव को, or the tale of a lengthy plot that presents a picture series of a real or a imaginary life. ठीक है, and it is longer and much more elaborate than a short story. तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो नॉवेल होता है वो एक फिक्सियस प्रोज में, प्रोज नैरेटिव में होता है। इसमें एक टेल होती है, ठीक है, जिसमें जो है पिक्चर ऑफ सीरीज, जो भी हमारे रियल लाइफ में जो भी चीज़ें हैपन होती हैं उसको यहाँ पर शो किया जाता है। इट में भी रियल और इमेजिनरी। दूसरा ये है कि शॉर्ट स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। दूसरी बात है, आपको पता होना चाहिए भाई, इसमें कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, इसमें एक प्लॉट होता है, इसकी स्टोरी सेटिंग होती है, वो हम उसे नॉवेल बोलते हैं। बस इतना याद रखना है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी से लेंदी होता है। अब हम बात करते हैं कि जो नॉवेल वर्ड है बेसिकली वो आता कहाँ से है। तो ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है, इसको सही कर लेंगे। द वर्ड जो नॉवेल है बेसिकली वो नोवेला से आता है, और नोवेला क्या है, ये एक इटालियन वर्ड है। तो पहला तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नोबेल टर्म जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इटालियन से। किस वर्ड से? तो इटालियन वर्ड का जो नोवेला है उससे इसको लिया गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो नोवेला वर्ड है वाज अप्लाइड बाय बोक्कासियो फॉर हिज टेल्स रिटन इन द 14th सेंचुरी। तो जो नोवेला वर्ड था बेसिकली बोक्कासियो ने अपनी टेल में इसको यूज किया था और वहीं से जो है ये आता है। ठीक है, तो द नोवेल बिकम वेरी पॉपुलर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अभी आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। हमसे ये पूछा जा सकता है कि इन विच एरा द नॉवेल्स वर हाईली फेमस। किस एरा में सबसे ज्यादा नॉवेल जो है वो फेमस थे। हालांकि लिखे जाने लगे थे वो अलग चीज, लेकिन फेमस की बात कर रहा हूं। तो आपको ध्यान देना है वो है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में सबसे ज्यादा लिखा गया था। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, उधर में काफी ज्यादा नॉवेल जो है विक्टोरियन में लिखे गए थे, बाकी इधर फेमस होने लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा नॉवेल कहाँ आ रहे हैं तो याद रखना विक्टोरियन एरा है, विक्टोरियन एज है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला टाइप का नॉवेल आता है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यह है गोथिक नॉवेल। बेसिकली गोथिक नॉवेल क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, वो हम लोग सभी समझने वाले हैं। और इसका फादर कौन है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गोथिक लिटरेचर हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द 18th सेंचुरी। ठीक है, क्रेडिटेड एज द फर्स्ट गोथिक नॉवेल एंड कंसीडर्ड वन ऑफ द फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ द जेनर इज हॉरेक वॉलपोल। तो यहाँ ध्यान देना है क्या कि अगर वैसे तो मैं ये बता दूं आपको कि भाई देखो गोथिक नॉवेल क्या है, बेसिकली पेंटिंग से आता है। ठीक है ना। अब जो गोथिक नॉवेल होता है इसकी खास बात क्या आपको आगे पता लगेगा कि भाई इसमें देखो जो सेटिंग होती है वो ग्लूमी होती है, हॉरर होता है, इसमें मिस्ट्री होती है, ब्लड शेड होता है। ठीक है, ये वाले इसके कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, ये इसमें गोथिक नॉवेल में पाए जाते हैं। तो मेनली आपको याद क्या रखना, अगर हमसे ये पूछ ले जाए हु इज द फादर ऑफ गोथिक नॉवेल, तो आपको याद रखना ये हमारे हैं हॉरेक वॉलपोल। ठीक है, पहला इंस्टांस हमें यहीं से मिलता है। इनका एक वर्क है जिसका नाम है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। ठीक है, जो कि इनका 1764 में आता है। तो ये यहीं से जो है गोथिक नॉवेल की शुरुआत मानी जाती है। आपसे फादर पूछा जा रहा है तो आप हॉरेक वॉलपोल बताएंगे, हम यहाँ पर लिख जा रहे हैं फादर। ठीक है, फादर ऑफ गोथिक नॉवेल। बाकी नीचे जो है इसकी स्टोरी दी गई कि कैसल ऑफ ओट्रेंटो में क्या इसकी स्टोरी, तो हमें इससे मतलब नहीं है। ये केवल नेट लेवल में जो तैयारी कर रहे हैं बंदे हैं, ठीक है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी हम आगे यहाँ पर देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए गए हैं।
तो ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड्स एंड ड्रैकुला ये है। और बाकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो शैली महोदय ने भी लिखे हुए हैं पीजीटी के राइटर में, और हमारे जो विलियम फॉकनर महोदय हैं, जैसे उनका सेंचुरी हो गया, लाइट एंड अगस्त हो गया, लेकिन द साउंड एंड फरी भी है, उसमें भी गोथिक एलिमेंट्स हैं, वो हो गया। डेविड का क्या नाम, जो हमारा वो क्या उनका बोलते हैं, चार्ल्स डिकेंस जी हैं, उनके भी जो है मैं आपको ये गोथिक नॉवेल के एलिमेंट देखने को मिलेंगे। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में भी आपको इसके एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे जो है एग्जांपल्स को हम देखते हैं। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं गोथिक नॉवेल के क्या है, ठीक है ना, याद रखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं द टर्म गोथिक नॉवेल ब्रॉडली रेफर्स टू द स्टोरीज दैट कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ फ्रॉम हॉरर, हॉरर मिलेगा इसमें, ठीक है, एंड रोमांटिसिज्म, ये भी याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रोमांटिसिज्म में मिलेगा। जैसे आप एक बात समझिए, हम और आप सभी लोगों ने भूतिया मूवी देखी, घोस्ट वाली, तो आपने देखा होगा कि जो उसकी सेटिंग की जाती है ना, एक एवेंडेंट प्लेस में होता है, एक एवेंडेंट जो है पैलेस दिखाया जाएगा, एवेंडेंट प्लेस दिखाया जाएगा, और वहां पर उसका ऐसा ग्लूमी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा, और वहीं पर हीरो हीरोइन जो भी होते हैं, तो उसमें कुछ जो है रोमांटिक सीन भी वहीं पर डाल दिया जाएगा। सेम यही है, गोथिक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना, हॉरर होगा, रोमांटिसिज्म होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो आप देखते हैं कि वहां पर हीरो हीरोइन रुकते हैं जाकर के उस वाले बंगलों में, और वहां पर कोई ना कोई आत्मा जो है आ जाती है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब है भूत प्रेत, ठीक है, ये चीज समझिए आप। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो मेन चीज है सस्पेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, और मिस्ट्री देखने को मिलेगी। मैं मेन मेन की पॉइंट्स को इसमें कर दे रहा हूँ, और प्रश्न हमसे यही पूछा जाएगा कि विच इज नॉट द फीचर ऑफ गोथी नॉवल, हमसे पूछा जा सकता है कि ये ऊपर जो फीचर बताई गई है किस नॉवल की बताई गई है। तो बस अगर आपने ये फीचर पढ़ी है कि भाई इसमें हॉरर है, रोमांटिसिज्म है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, सस्पेंस है, मिस्ट्री है, तो वो किस प्रकार का नॉवल होगा, तो आंसर हो जाएगा गॉथिक नॉवेल्स, ठीक। अब यहाँ पर एक शॉर्ट में आप देख लीजिए, हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन गोथिक नॉवेल। जैसे आप देखो ग्लूमी हो गया है, डिकेइंग हो गया, ठीक है, कोई आपने देखा ना हॉन्टेड हाउस होंगे या फिर कैसल होगा, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। और इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि मॉन्स्टर दिखा दिया गया, घोस्ट हो या वैम्पायर्स वगैरह हो, ठीक है, या जाइंट हो। बाकी आप देखेंगे कर्स या प्रोफेसीज इसी में दिखाई जाएंगी। डैमसल्स इन डिस्ट्रेस, मतलब ऐसा माहौल दिखाया जाएगा, एनवायरनमेंट थोड़ा डिस्ट्रेस वाला होगा, हीरोज, रोमांस और इंटेंस इमोशंस दिखाई जाएंगी। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गोथिक नॉवेल्स। आई होप अभी तक आपको गोथिक नॉवेल समझ में आया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स फटाफट हम लोग देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हमसे ऐसा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गोथिक नॉवल। तो अभी आप एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे आगे। अब यहाँ पर देखो, तो एक तो यही हो गया द कैसल ऑफ ओट्रेंटो बाय हॉरक वॉलपोल, ठीक, ये हो गया एक एग्जाम्पल। अभी हम लोग एग्जाम्पल देंगे, बाकी इसके पीछे ये समरी दी गई है, समरी से हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए समरी काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो एसआर कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक आपको, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर देखो, फ्रैंकेस्टाइन जो है मैरी शैली का है, पीवी शैली की वाइफ है, और इनके जो शैली महोदय हैं उन्होंने देखो जेस्ट्रोजी भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे तो प्रोमेथियस अनबाउंड जो है वो इसी में काउंट हो जाएगा। अब ब्लीक हाउस में देखेंगे, ये आप चार्ल्स डिकेंस का इसमें आपको दिखेगा, इसके अंदर वर्ग ये दे रखा है डिटेल, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये पीजीटी वाले पढ़े होंगे। बाकी आप ड्रैकुला देखेंगे ब्राम स्टोकर का, तो ये मॉडर्न राइटर हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस बार के पेपर में, पीजीटी के पेपर में आई थिंक पूछा गया था कि व्हाट इज इपिस्टोलरी नॉवेल, तो इसको आप समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो बेसिकली जो वर्ड आप देख रहे हैं इपिस्टोलरी, ये ड्राइव किया गया है लैटिन से, ठीक है, फ्रॉम लैटिन एंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इपिस्टोल से, ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग अ लेटर, ठीक है, क्या मतलब होगा, अ लेटर होता है। तो इपिस्टोलरी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं, सीरीज इन लेटर्स,
ठीक है, सीरीज इन लेटर्स मतलब कहने का मतलब एक सीरीज होती है लेटर में, लेटर की एक सीरीज होती है, ठीक है, तो उसी को हम इपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं, आ लेटर्स को बोलते हैं। तो एन इपिस्टोलरी नॉवेल इज अ नॉवेल रिटन एज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, चाहे डॉक्यूमेंट सीरीज हो या फिर कोई लेटर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। तो इतना हमें याद रखना, ये अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, अ सीरीज ऑफ लेटर कह सकते हैं, ठीक, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। तो द यूजुअल फॉर्म इज लेटर्स, यहाँ दो ऑल्दो डायरी एंट्रीज हो सकता है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर समटाइम्स यूज्ड, मतलब इसको जो है इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इपिस्टोलरी बोलेंगे। अब इपिस्टोलरी नॉवेल को आप यहाँ समझेंगे बेसिकली शुरुआत किसने की थी। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई हु इज द फादर ऑफ इपिस्टोलरी नॉवेल, तो ऑब्वियसली हम लोग बताएंगे सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन का एक वर्क आता है पैमेला है, क्लैरिशा है, पैमेला का मतलब द वर्च्यू रिवॉर्ड, दूसरा टाइटल उसका है क्लैरिशा, ये इनके वर्क्स थे, ठीक। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखो सैमुअल रिचर्डसन नाम दिया गया है, तो सैमुअल रिचर्डसन इज द फादर ऑफ इपिस्टोलरी नॉवेल। इनके दो वर्क सबसे महत्वपूर्ण है, ये पैमेला, इसका टाइटल है दूसरा वर्चुअल रिवॉर्ड्स, और ये है क्लैरिशा, ठीक है। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इपिस्टोलरी नॉवेल, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगर आएगा तो मैंने जितना अंडरलाइन किया उतना ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने बता दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है। मतलब नॉवेल्स रिटन इन एन इपिस्टोलरी फॉर्मेट आर ऑफन लेस डायलॉग, ध्यान देना यहाँ पर है, इसमें डायलॉग कैसा होगा, लेस होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लेना। हमसे पूछ लिया जाए कि विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इपिस्टोलरी नॉवेल, तो याद रखना अगर उसमें लिखा है लेस डायलॉग, पेपर में क्या कर देंगे, लेस का यहाँ पर लिखा है तो मतलब मच डायलॉग्स कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, विद मोर इम्पैसिस, इसमें इम्पैसिस कहाँ दिया जाता है, ऑन थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो याद रखना है कि वेर एवर यू विल फाइंड इपिस्टोलरी नॉवेल गिव्स emphasis on thoughts, feelings and emotion, and in such type of novels you will find out the less dialogues, डायलॉग कम होगा, बस इमोशंस को ज्यादा इसमें जो है एक्सप्रेस किया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी, इसको अच्छी तरीके से हमें समझना है। जितना मैं बता दूं आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मुहमाया है, बाकी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी हम में से बहुत सारे लोग जो हैं बेसिकली हमारे बारे में जानते नहीं हैं। मोस्टली जब भी मैं बताता हूँ कि यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पेपर में वहाँ से पूछा जाता है। तो जितना मैं बता रहा हूँ आप मुझे भरोसा करके देख सकते हैं, बाकी तो आप लोगों ने बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। एक बार हमसे भी जो है रूबरू हो जाइए, हमसे भी भरोसा कीजिए, तो जितना बताया उतना ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग द एक्शन विद द प्रोटैगोनिस्ट, मोस्ट सीन्स आर फिल्टर्ड थ्रू द कैरेक्टर्स एंड प्रेजेंटेड एज मेमोरीज। तो ये नीचे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर जितना बताया वो इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है ना कि भाई इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इपिस्टोलरी नॉवेल, तो क्लैरिसा और मैंने आपको बता दिया वहां पर पैमेला, ये सब आपके कैसे हैं, इपिस्टोलरी नॉवेल के एग्जाम्पल हैं। अगला आता है पिकारेस्की नॉवेल, तो आप सब इसके बारे में जानते ही जानते हैं भैया जी है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं भाई, while the term picaresque novel was only coined in 1810, ठीक है, पिकारेस्की कहाँ ओरिजिनेट होता है, ये स्पेन में होता है, ड्यूरिंग द स्पेनिश गोल्डन एज, ठीक है। पिकारेस्की नॉवेल जो है वो बेसिकली पिकारो वर्ड से लिया गया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेनिश वर्ड के पिकारो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, रफ, GHE, रफ लिखो, रफ ROUGHE, रफ लिख लो, रॉक होता है मतलब ना एक नेव होता है इसमें जो कैरेक्टर होता है। तो ये कहाँ ओरिजिनेट होता है, तो आपको ध्यान देना, स्पेन में होता है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो पिकारेस्की नॉवेल इज अ जैनर ऑफ प्रोज फिक्शन, इट डिपिक्ट्स द एडवेंचर ऑफ अ रॉगिस। तो ये आपको ध्यान देना, ये किसके एडवेंचर दिखाया गया, एक रॉगिस मतलब घटिया टाइप का हीरो होगा, पेलिंग हीरो, यूजुअली ऑफ लो क्लास, ये ध्यान रखना है, क्लास कैसा होगा, लो क्लास होगा, हु लिव्स बाय हिज विट्स एंड इन अ करप्ट सोसाइटी, और कहाँ रह रहा होगा, एक करप्ट सोसाइटी में दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर समझो कि जो पिकारेस्की नॉवेल होता है वो बेसिकली उसमें एक आपको जो प्रोटैगोनिस्ट दिखाया जाएगा वो लो क्लास का होगा, नंबर 1। दूसरा क्या है कि उसके आपको एडवेंचर्स दिखाए जाएंगे,
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब जो करेक्टर होगा वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह से ट्रेवल करता रहेगा, और ट्रेवल करते टाइम पर जो जो वो एडवेंचर्स करेगा वही उसमें दिखाए जाते हैं। और जो इसका करेक्टर होगा वो रॉ होगा, मतलब रफ होगा, ठीक है, मतलब किसी काम का ही नहीं है, मतलब एकदम ऐसे ही नेब टाइप का, नेब नेब होगा वो, ठीक। ये चीज आपको यहाँ पर दिखाई। तो पिकारेस्की नॉवेल टिपिकली अडॉप्ट अ रियलिस्टिक स्टाइल एंड देयर आर ऑफन सम एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड सटायर। इसमें आपको कॉमेडी के और सटायर के भी जो है एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं, देखिए मोस्ट पिकारेस्की नॉवेल्स इनकॉर्पोरेट सेवरल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सटायर हो गया, कॉमेडी हो गया, सार्काज्म हो गया, ठीक है, एसेंबिक सोशल क्रिटिसिज्म हो गया। इसमें फर्स्ट पर्सन नरेशन आपको देखने को मिलेगा विद द ऑटोबायोग्राफिकल ईज ऑफ टेलिंग। तो क्या इसमें ध्यान देना है, मोस्टली आपने जो पिकारेस्की नॉवेल्स देखे होंगे वो ऑटोबायोग्राफिकल में ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप चाहे ग्रेट एक्सपेक्टेशन देख लीजिए, उसमें भी ऐसी है, चाहे आप जो है डेविड कॉपरफील्ड देख लीजिए, उसमें भी आपको एलिमेंट्स ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे आप टॉम जोन्स देख लीजिए, हेनरी फील्डिंग का, तो हेनरी फील्डिंग इज द फादर ऑफ इंग्लिश नोबेल, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी फीचर जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, पिकारेस्की। और सबसे खास बात क्या है, इसमें जो है मोस्टली एपिसोडिक भी होगा। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, जो पिकारेस्की नोबेल होगा उसमें रग या फिर नेव टाइप का करेक्टर होगा, जिसके जो हैं आपको एडवेंचर्स दिखाए जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जो करेक्टर ऑफ प्रोटागोनिस्ट आपका होगा वो बेसिकली लो क्लास का होगा, और वो कहाँ रह रहा होगा, एक करप्ट सोसाइटी में रह रहा होगा, ठीक है। सबसे और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कॉमेडी और सटायर के भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे खास बात और यहाँ पर नोट करनी है, फर्स्ट पर्सन नरेशन मोस्टली होता है, और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सा फीचर पिकारेस्की नोबेल का नहीं है। इट हैज द ऑटोबायोग्राफिकल, इट मे बी, इट हैज, कह सकते हैं यार, इट मे हैव द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, तो बिल्कुल सही है। इट हैज द एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडियन सटायर, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर लिख देंगे कि भाई इसका जो द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द पिकारेस्की नोबेल बिलोंग्स टू अपर सोशल क्लास, तो अपर नहीं है बल्कि क्या है, लोअर है, तो यानी कि लो या फिर लोअर है, ये कह सकते हैं आप। तो ये यहाँ लोअर लिखा हुआ है, याद रखना, यहाँ पर अपर कर सकते हैं, इस तरीके से पूछा सकता है। बाकी ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो स्पेन से ओरिजिनेट हुआ है, ये आपको ध्यान है, स्पेनिश लैंग्वेज है पिकारो से, इसका मतलब होता है रॉक, ठीक है, या रफ कह सकते हो, रॉक कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों लगभग सिमिलर ही वर्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको बात पिकारेस्की नोबेल समझ में आई होगी। टॉम जोन्स मैंने बताया ना, वो सबसे ज़्यादा जोसेफ एंड्रूज टॉम जोन्स जो है। अब इसमें आपको ध्यान देना, फर्स्ट पिकारेस्की नोबेल इंग्लैंड में कौन सा था, तो याद रखना थॉमस नैश का जो वर्क है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, इसका दूसरा टाइटल है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पिकारेस्की नोबेल, तो ये वाला हो जाएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है भैया इनमें से कौन सा वर्क जो है वो पहला एग्जाम्पल है पिकारेस्की नोबेल का, तो हम बताएंगे अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, या फिर अगर ये नहीं दिया तो दिया होगा द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये दिया गया होगा। किसने लिखा था अगर मुझे पूछा जा रहा है तो हम आंसर बताएंगे थॉमस नैश। थॉमस नैश वाज द फर्स्ट राइटर हु रोट फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पिकारेस्की नोबेल, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं, हमसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो ये डैनी लोक का जो है वो मॉल फ्लैंडर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे हेनरी फील्डिंग का जोनाथन वाइल्ड है, ठीक है, जोसेफ एंड्रूज है, टॉम जोन्स है, ये मैंने बताया भी आपको, ठीक है। और टोबियस स्मॉलेट के जो है रॉड्रिक रैंडम है ना, और ये फर्डिनेंड, ये सब फुल फायदा। बाकी ये ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले नए हैं, तो ये कभी एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, नेट लेवल के नीचे, ठीक। तो ऊपर वाले हम याद रखेंगे, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पिकारेस्की नोबेल के। आई होप बात समझ में आ रही होगी। बाकी दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो आपको यहाँ क्वालिटी बताई गई है, आप जो अगर पीजीटी के पढ़ रहे हैं नॉवेल्स, तो वहाँ पर भी आपको ये एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि भाई इसके अंदर पिकारेस्की नोबेल वाले एलिमेंट्स दिखाए जाएंगे। अब इसमें जो हिस्टोरिकल नॉवेल है तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके फादर कौन है हिस्टोरिकल नॉवेल के, तो वो हैं वॉल्टर स्कॉट, ठीक, जिन्होंने इवान हो लिखा हुआ है रिचर्ड सेकंड के ऊपर। तो इसमें हिस्टोरिकल नॉवेल इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। हिस्टोरिकल नॉवेल क्या करते हैं, इस नॉवेल सेट इन पीरियड अर्लियर देन दैट ऑफ द राइटिंग, मतलब नॉवेल लिखने से पहले ही पीछे जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं और उसके ऊपर आप कोई लिख रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट इंसिडेंट के ऊपर, तो हिस्टोरिकल नॉवेल हो जाएगा।
जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, विलियम मैकपीस थैकरे का वैनिटी फेयर, चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज हो गया, इसमें लंदन एंड पेरिस की बात की गई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की इसमें बात है, जॉर्ज एलियट का जो है रोमेला हो गया, ठीक है, ये आपको जो है कुछ एग्जांपल हो गए। तो ये इसको लगा सकते हैं, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इसके फादर से पूछा सकते हैं तो वॉल्टर स्कॉट है बस। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विल्डंगस रोमन, इस बार का इसमें चांसेस ज़्यादा है कि ये वाला पूछा जाए। तो यहाँ देखना, द टर्म वाज कॉइंड इन 1819 बाय फिलोलॉजिस्ट कार्ल मॉर्गनस्टर्न, कार्ल मॉर्गनस्टर्न, ठीक है, याद रखना है। किसने कॉइन किया? फिलोलॉजिस्ट हैं कार्ल मॉर्गनस्टर्न, उन्होंने इसको जो है कॉइन किया हुआ है। कब कॉइन किया था? तो 1819 में टर्म आता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट, कार्ल मॉर्गनस्टर्न, ठीक। अब याद रखना, द टर्म जो है वो कहाँ से आता है? बेसिकली जर्मन वर्ड है विल्डंग्स, ठीक है। विल्डंग्स का मतलब क्या होता है? एजुकेशन। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। एंड रोमन का मतलब क्या होता है? जर्मन वर्ड में रोमन का मतलब क्या होता है? नोबेल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो, हमसे ये पूछा जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि भैया जी विल्डंग जो है बेसिकली, विल्डंगस रोमन जो टर्म है ये बेसिकली किस भाषा से आता है? तो हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे जर्मन वर्ड, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज से। तो विल्डंग का मतलब एजुकेशन होता है और रोमन का मतलब नोबेल होता है। तो दोनों वर्ड आपको इंडिविजुअली याद रखना है, ठीक है। अगला वर्ड है इंटेविक लंगस रोमन। इंटेविक लंगर रोमन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट नोबेल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब चाहे विल्डंगस रोमन कह लो, चाहे फिर जो है इंटविंग लंगस रोमन कह लो, ये और ये लगभग सेम ही है। मैं बताऊंगा आपको अपनी भाषा में। ये क्या है? द स्टोरी ऑफ जर्नल ग्रोथ है रादर देन सेल्फ कल्टीवेशन। मतलब इसमें क्या दिखाया जाएगा? डेवलपमेंट। इसमें जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट होगा उसको आप समझिए, विल्डंगस रोमन में जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट होता है वो चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक हमारे सामने ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। जैसे डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट, ये एग्जांपल्स हैं आपके विल्डंगस रोमन नोबेल के, ठीक। अगला जो है यहाँ पर देख सकते हैं एरिजेहंगस रोमन, ये एजुकेशन नोबेल होता है, ठीक है, तो ट्रेनिंग पर या फॉर्मल स्कूलिंग पर बेस्ड होता है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये सब जर्मन वर्ड में है। एरिजेहंगस रोमन एजुकेशन नोबेल, इंटविक इंटविक लंगस रोमन डेवलपमेंट नोबेल, ठीक। और वर्ड किसने कॉइन किया था? ये आपको ध्यान रखना है, मॉर्गनस्टर्न। तो जर्मन टर्म्स दैट इंडिकेट्स अ ग्रोथ, इसका मतलब क्या है? बेसिकली ग्रोथ है दिस फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी concerned with the development of the protagonist's mind, spirit and characters from childhood to adulthood। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा जो प्रोटागोनिस्ट होगा, ठीक है, उसके माइंड, उसकी स्पिरिट और उसका जो कैरेक्टर है चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक ग्रोथ होते हुए हमें दिखाया जाएगा, ठीक है। और जहां पर ये वाले फीचर्स हैं तो आप समझ लेना है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ विल्डंगस रोमन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार का प्रश्न यहीं से लग सकता है, चाहे पीजीटी में या फिर टीजीटी में। तो इसको 2025 के लिए आप लगा लो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो अब देखो, कंस्टल रोमन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही हम लगाएंगे, यहाँ से आ सकता है। बेसिकली ये एक आर्टिस्ट नोबेल बोला जाता है, एक, बस इतना याद रखो, ये इतने ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बताया? देखो, जो कंटल्स रोमन बताया जाएगा इसमें आर्टिस्ट नोबेल बोला जाता है, इसमें आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके डेवलपमेंट में हमें चीजें दिखाई जाएंगी। तो यहाँ देखते हैं, देखो ये बेसिकली एक आर्टिस्ट इन इंग्लिश नोवेल है, नरेटिव अबाउट एन आर्टिस्ट ग्रोथ। इसमें हमें आर्टिस्ट की जो है ग्रोथ दिखाई जाएगी, ठीक है। वहां पर जो नोवेल में जो प्रोटैगोनिस्ट होता है उसकी ग्रोथ दिखाई जाएगी, यहाँ पर जो आर्टिस्ट होगा उसकी ग्रोथ दिखाई जाती है। तो ये जो है विल्डंगस रोमन से अलग है। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया ने कहा है कि कंटल्स रोमन डिफर्स फ्रॉम विल्डंगस रोमन अपॉन इट्स एंडिंग। कहाँ पर ये अंतर करते हैं? एंडिंग में अंतर करते हैं। So whereas the Cantal's Roman concludes with the rejection of the everyday life, the heroes of a Wilderness Roman fantasize of becoming an important artist figure, however, settles for being a common citizen by the end of the novel। मतलब ये क्या है कि जब कंटल्स रोमन एंड होता है तो उसमें एवरीडे लाइफ जो है सोसाइटी उसको रिजेक्ट किया जाता है, जबकि विल्डंगस रोमन में ऐसा नहीं, इसमें जो है वो एज अ सिटीजन जो है वो सेटल होता हुआ दिखाई जाएगा सोसाइटी में। इसमें कंटल्स रोमन में रिजेक्शन है एवरीडे का, और विल्डंगस रोमन में यहाँ पर सेटल्स फॉर बीइंग अ कॉमन सिटीजन बाय द एंड ऑफ द नोवेल। तो इसमें सोसाइटी में जो है वो सेटल होता हुआ दिखाई देगा
विल्डंगस रोमन में, जबकि कंटक्स रोमन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यही है। अब इसमें जो है कुछ एक एग्जांपल्स हैं, देखो जैसे जो प्रिलूड उसके अंदर फीचर्स हैं इसकी, ठीक है जी। चार्लोट ब्रोंटी का है, जैन आयर है ये, एन ब्रोंटी का जो है टेनेट ऑफ वाइल्ड लाइफ है, और इसमें देखो डेविड कॉपरफील्ड भी है। ये सब एलिमेंट्स इसके जो मिल रहे हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं सारे के सारे, ठीक। डीएच लॉरेंस का आप देखें सन्स एंड लवर्स है, और ये समरसेट मॉम का जो है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। चलिए, वो तीन नॉवल तो हम लोग देख ही चुके हैं, इसको चलो जाने दो। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब इसमें कुछ कहना है नहीं। जो किसी की लाइफ के ऊपर, अथर की लाइफ पर बेस्ड है, उसे ऑटोबायोग्राफिकल बोलते हैं। जैसे डेविड कॉपरफील्ड जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये ऑटोबायोग्राफिकल है। बेसिकली ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में है, लेकिन इन्होंने कहा ना कि भाई ये जो डेविड कॉपरफील्ड वाला जो वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, इन्होंने कहा ये इनका सबसे फेवरेट वर्क है और इनका पसंदीदा वर्क है, यही इसका जो है ऑटोबायोग्राफी माना जाता है। हालांकि ग्रेट एक्सपेक्टेशन में भी जो फीचर्स हैं, बाकी यहाँ पर सन्स एंड लवर जो है वो भी डीएच लॉरेंस का, उसमें भी ऑटोबायोग्राफी है। मेन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपसे इसमें पूछा जाए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल का नहीं, तो हम आराम से बता पाएंगे, ठीक है जी। इसमें वर्जीनिया वोल्फ का एक वर्क है जिसका नाम है द लाइट ऑफ हाउस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा सकता है। ये क्या एग्जाम्पल है? ऑटोबायोग्राफी का है। ये नेट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हमारे टीजीटी पीजीटी में ये वर्जीनिया वर्जीनिया नहीं आने वाली है। डेविड कॉपरफील्ड आ सकते हैं क्योंकि ये फेमस राइटर है, ठीक है जी। सिल्विया प्लैथ का है द वेल जार, ठीक है, वेल जार। टेड ह्यूज की वाइफ है सिल्विया प्लैथ। हाँ, एलेगोरिकल नॉवेल में ये पूछा जा सकता है। एलेगरी आप जानते हैं, एलेगरी और कुछ नहीं होता है बल्कि एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब जितना हम लोग पढ़ते हैं कंपेरिजन उससे कहीं आगे वाला। इसमें जो है मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिए गए होते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरी चीज को रेफर करते हैं। जैसे कि जब हम लव और डेथ की बात करते हैं, जो जिसे कि देखो यहाँ लिखा है एलेगरी इज अ स्टोरी विद टू लेवल ऑफ मीनिंग। वही बात है भाई, एलेगरी है तो दो लेवल होंगे किसी भी मीनिंग के, सरफेस मीनिंग होगा और एक सिंबॉलिक मीनिंग होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे देखो मान लो मैंने मून लिख लिया, ठीक है जी। अभी जो मून है, मून बेसिकली कहाँ कब दिखाई देता है? तो दिखाई देता है नाइट में, समझते रहना। और मून कैसा होता है? कोल्ड होता है। अब ध्यान दो, जितने भी सारे जो हैं गलत काम होते हैं रात में ही होते हैं। रात किसका प्रतीक होता है? डार्कनेस का। और जैसे डेथ जो है, डेथ, ठीक है, वो भी एकदम कैसी है, मतलब डार्कनेस जैसी ही है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि मून जो है बेसिकली डेथ को भी रेफर करता है। और मून कैसा होता है? कोल्ड। और जब डेथ आती है तभी आदमी कैसा हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। तो एक सरफेस मीनिंग मून है, सुंदर लग रहा है, मून मून है। बाकी इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो कोल्ड हो सकता है, डेथ हो सकता है, ठीक है, नाइट हो सकता है। ये अलग अलग मीन निकल रहे हैं। तो एलेगोरिकल नॉवेल का मतलब ये है कि भाई जिसमें दो करेक्टर होते हैं, मतलब जिसके दो मीनिंग निकले हैं। जैसे आप ये आप इसमें देखेंगे ना, स्वाइन, किसमें? जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म में। तो आप वहाँ पर देखते हैं भाई नेपोलियन को, और उसमें जो अलग अलग करेक्टर होते हैं उनको जो है वो ये रेफर करता है। तो बात हम कह रहे हैं इसकी, लेकिन क्या हम दूसरे को रहे हैं। जैसे हम और आप सभी लोग समाज में देखते हैं ना कि करें, नहीं नहीं यार तुम समझ नहीं पाए, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहा था, मैं तो उसके लिए बोल रहा था, लेकिन बात उससे कर रहे थे और बोल दूसरे के लिए। तो एक बात का डबल मीनिंग होना ही अलेगोरिकल कहलाता है, ठीक है। तो एक सरफेस मीनिंग होता है जिसका है वो, और एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है वो। तो जब सरफेस मीनिंग सिंबॉलिक मीनिंग दो मीनिंग होते हैं किसी में, तो वो कैसा नॉवेल हो जाएगा? एलेगोरिकल नॉवेल हो जाएगा, ठीक है। सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एलेगरी, ठीक है, कैन बी पॉलिटिकल और रिलीजियस, हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल। अब जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो चाहे पॉलिटिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है। जिससे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हो गया आपका वर्क, ठीक है, उसमें डेथ एंड सिन जो है, मैं समझ रहे हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं वो रिलीजियस में आ जाएगा। पॉलिटिकल में जैसे आप देखेंगे मेडल वर्क हो गया, जॉन ड्रेडन जी ने जो लिखा है ना, एब्सोलम एब्सोलम हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब वैसे हैं वर्क। तो यहाँ देख सकते हैं जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हो गया, और विलियम गोल्डिंग का द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हो गया, ठीक है ये। और एडमंड स्पेंसर का आप फेरी क्वीन देख रहे हैं, ये कितना बढ़िया एग्जांपल है एलेगरी का। हालांकि ये नॉवेल नहीं है लेकिन एलेगरी है, ठीक है, ये याद रखना। अब रीजनल नॉवेल में आप समझ ही रहे हैं भाई, कोई ऐसे नॉवेल जो एक स्पेसिफिक एरिया में सेट हों तो रीजनल नॉवेल हो जाएंगे। अरे
ओरिजिनल नॉवल इज नॉवल दैट इज अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ये रिलीजियस नहीं है, ये रीजनल नॉवल होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वही इसमें देखो, रीजनल नॉवल में आप समझ रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में कुल मिलाकर के सेट होना चाहिए। और इससे एग्जांपल आप देख रहे हैं विसेक्स है थॉमस हार्डी का, और विलियम फॉकनर का जो है इनॉक पट्टवा हो गया काउंटी, जो कि मिसिसिपी वाले एरिया में आता है। और आर के नारायण का द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, जो उनका मालगुडी एरिया है वो। और पीवी शैली को पढ़ते हैं तो उन्होंने कुछ लिखे वर्क हैं वो ससेक्स में आते हैं। तो ऐसे कुछ जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो रीजनल नॉवल में आते हैं। बाकी नोवेला क्या होता है, तो नोवेला एक छोटा होता है, मतलब देख रहे हैं नोवेला इज अ शॉर्ट नरेटिव प्रोज फिक्शन है एज अ लिटरेरी जनर। द नोवेला's origin lay in the early Renaissance literary work of the Italians and the French। कहने का मतलब है नोवेला जो है एक प्रोज फिक्शन में आता है, लेकिन ये शॉर्ट होता है, ठीक है। और ये कहाँ से इमर्ज होता है, तो ये अर्ली रिलेशंस में जो है आपके इसके एग्जांपल्स मिलते हैं, ठीक है जी। बाकी जोसेफ कन्नौड का आप देख रहे हैं ये हार्ट आफ्टर डार्कनेस जो है वो नोवेला में आता है, हालांकि इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है। डिटेक्टिव नॉवल है, मतलब इतना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्योंकि इसकी कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। ये डिटेक्टिव फिक्शन है, एक सब जैनर है किसका, क्राइम फिक्शन का या फिर मिस्ट्री फिक्शन का। इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अ डिटेक्टिव इधर प्रोफेशनल और एमेच्योर इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम ऑफन मर्डर। तो कहने मतलब डिटेक्टिव नॉवल का मतलब ऐसा है कोई इंसिडेंट हो गया, कोई मर्डर हो गया होगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको दिखाई जाएगी, डिटेक्टिव चीज़ें जो हैं उसमें आपको शो कराई जाएंगी। जैसे कि सर आर्थर कैनन डॉयल का वर्क है स्टडी इन ना, ठीक है, स्कारलेट, जिसमें सरलॉक होम्स जो है ये करेक्टर भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में है। तो ये कभी पूछ लिया जाए पीजीटी में या नेट में, तो आर्थर कैनन डॉयल्स हम यहाँ पर लगाएंगे। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। इंटेलेक्चुअल नॉवल है, ये भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमसे जो है कभी पूछा नहीं जाएगा, नेट लेवल का है। हाँ, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या फिर जिसको हम लोग साइकोनोलॉजिकल नॉवल भी बोल सकते हैं। ये भाई इसमें क्या होता है, देखो द प्रोटागोनिस्ट जो है, if not more than the external forces that makes up the plot, the phrase stream of consciousness was coined by William James in its principles of psychology to describe the flow of thoughts or the waking mind। कहने मतलब मैं अपनी भाषा में समझा दे रहा हूँ, उसको समझिए। देखो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में जो कि वर्क है विलियम जेम्स का, वहां से इस टर्म को लिया जाता है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि हु पॉइंट द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स, पहला ये पॉइंट समझो। दूसरा पूछा जाए भाई किस वाले वर्क में, तो याद रखना द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ से। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बन गए। तीसरा है कि इसमें हमें क्या मतलब दिखाया जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हमारा जो माइंड है उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, मतलब 3 पार्ट, ये ऊपर वाला हो गया मान लो कॉन्शियस, ठीक है। इसके नीचे वाला मैंने बना दिया, ये हो गया सब कॉन्शियस। और ये डी वाला मतलब ये नीचे वाला बना दिया, ये हो गया अनकॉन्शियस। तो जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो सारी चीज़ें कहाँ सेव हो रही होंगी, कॉन्शियसनेस में सेव हो रही होंगी। फिर आप महीने भर में, 1.5 महीने में कहेंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें कहाँ मूव होने लगेंगी, ये आ जाएंगी सब कॉन्शियस में। और करीब साल भर हो जाएगा उसके बाद तो ये पहुंच जाएंगे अनकॉन्शियस में। तो अनकॉन्शियस का मतलब जैसे अब हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे अरे सर जी पढ़ाया तो था आपने, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा था। मतलब क्या है कि वो चीज़ कहाँ पहुंच गई है, अनकॉन्शियस में। लेकिन धीरे जैसे आप जोड़ डालेंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ बस बस जबान पर है लेकिन आ नहीं रहा बाहर है। इसका मतलब है अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आएगी चीज़, फिर सबकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में आएगी, तब आप उसको बता पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर बात समझना ये है कि जितनी भी हमारी पास्ट की मेमोरीज रही होती हैं वो हमारे माइंड में ही सेव होती हैं। जैसे ही हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देखते ही हमें हमारी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, स्ट्रीम माने धारा में, ऑफ माने की, कॉन्शियस माने चेतना की। अचानक से हम चेतना की धारा में पहुंच जाते हैं, जो किसी जमाने में हमारे साथ वो चीज़ें हुई होती हैं, वो हमारे दिमाग में होती है लेकिन हम उनको भूल चुके होते हैं। जैसे मान लो हम और आप हैं, हम लोगों ने जो है स्कूल छोड़ दिया, लेकिन जैसे हम लोग कभी उस स्कूल के बगल से निकलते होंगे तो हमें याद आने लगती होगी कि भाई हाँ यार ये स्कूल था, यहाँ पढ़ा करते थे, मेरे फ्रेंड्स भी हमारे साथ में बैठा करते थे, हम लोग एंजॉय किया करते थे, ये कैंटीन थी, ये साइकिल स्टैंड था, यहाँ जाया करते थे। तो मतलब क्या हुआ, आप कहाँ चले गए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चले गए, ठीक है जी। ये बात आपको समझनी है। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट वर्क, जेम्स जॉयसी हो गए, वर्जीनिया वुल्फ हो गई,
ठीक है, ये सबसे जो है बड़े राइटर्स आपके माने जाते हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ का जो है टू द लाइट हाउस हो गया, ठीक है, मिसेस डैलोवे हो गया, जम जॉयस का यूलिसिस हो गया, डेस लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स हो गया, द रेनबो हो गया। बाकी आप देखेंगे, देखो द साउंड एंड द फरी है, वो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिस्टेंस में लिखा गया है विलियम फॉकनर का। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। क्या बात समझ में आई? जब हम पुरानी चीजों में पहुंच जाते हैं उसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस कहते हैं। वर्तमान समय में चल रहे हैं लेकिन पास्ट में पहुंच जाए। रोमन अदीज या फिर सोशल फिक्शन, पॉलिटिकल नॉवल, ये सब पॉलिटिकल नॉवल का मतलब समझ ही रहे हैं, ऐसा कोई नॉवल जो पॉलिटिकल नॉवल पर बेस्ड होती है, इतना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोज रोमांस ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये नॉवेल ऑफ इंसिडेंट ये लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर ध्यान देना, नॉवेल ऑफ इंसिडेंट और नॉवेल ऑफ करेक्टर ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ समझना। देखो, इन नॉवेल ऑफ इंसिडेंट द नैरेटिव फोकसेस ऑन व्हाट द प्रोटैगोनिस्ट विल डू नेक्स्ट एंड हाउ द स्टोरी विल टर्न आउट। नॉवेल इंसिडेंट का मतलब समझ रहे हैं कि प्रोटैगोनिस्ट आगे अब क्या करेगा और कैसे जो है स्टोरी मूव करेगी, उसे ही हम नॉवेल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो सिंपल बात हम समझिए, ऐसे नावल जिसमें हमें ये पता लगे कि अब प्रोटैगोनिस्ट क्या करने वाला, हीरो हमारा क्या करेगा और किस तरीके से स्टोरी बढ़ने वाली है, तो इस प्रकार के नॉवल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉवेल ऑफ इंसिडेंट्स बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे लगा लो। अगला देखेंगे नॉवेल ऑफ कैरेक्टर्स, मैंने बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाले पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, नॉवेल ऑफ कैरेक्टर फोकसेस ऑन द प्रोटैगोनिस्ट मोटिव्स फॉर व्हाट ही और शी डज एंड हाउ शी और शी टर्न्स आउट। कहने का मतलब है कि नॉवेल ऑफ कैरेक्टर का मतलब इसमें प्रोटैगोनिस्ट का उद्देश्य क्या है और उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो कैसे बढ़ेगा और क्या करेगा वो बताया गया है। तो जैन ऑस्टिन का इम्मा जो है नॉवेल ऑफ कैरेक्टर में आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लूँ। नॉवेल ऑफ कैरेक्टर में भी आता है और नॉवेल ऑफ मैनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉवेल ऑफ मैनर के लिए कौन जाना जाता है, तो हमारा वन एंड ओनली आंसर होना चाहिए क्या, क्या होगा, जैन ऑस्टिन। ठीक है जी, हाँ। प्राइड एंड प्रेजुडिस इनका हो गया, नर्दन अब्बे हो गया। नर्दन अब्बे भी एक गोथी नॉवल का एग्जांपल है, ठीक है, वो बेसिकली पैरोडी है गोथी नॉवल के ऊपर, ये जो जैन ऑस्टिन का वर्क है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको कि देखिए, इस समय हम जो है अपना टीजीटी का टेस्ट सीरीज रन करा रहे हैं और लगातार बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कम से कम 60-62 लोग हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं। और हमें और आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है बेसिकली मई में होने वाला है। तो हम अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा रिवाइज करा रहे हैं। मात्र आपको 499 जो है वो पे करना है और आप इसमें जो है 15 क्वेश्चन के जो है आप टेस्ट पेपर पाएंगे। कितने में? 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 50 मतलब क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें आपको जो है 20 टोटल टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इतने पैसों में मैं आपको 20 अप्रैल से, ठीक है जी, 1 महीने तक लगातार आपका रैपिड रिवीजन कराऊंगा। सारे नोट्स हमारे पास जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मोस्टली जहां से प्रश्न बन सकता है वहां से मैं आपको लगातार रिवीजन कराता रहूंगा। उसमें मैं आपका एम एच इब्राहिम भी कराऊंगा जहां से मोस्टली 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा जो लाइव बैच आगे आएगा रिवीजन के रूप में, ठीक है जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको तो पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको कराऊंगा, तो उनको कराऊंगा। अगर आप भी इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप हमारा जो है ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर एसआर कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है जी, 20 अप्रैल के बाद किसी को कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। पिछली बार 50 में से हमने 22 टीजीटी सेलेक्ट कराए थे और 32 पीजीटी थे, जिसमें से 16 ने इंटरव्यू दिया था और 8 का फाइनल सिलेक्शन हमने कराया था। देखिए, हम आपको बिल्कुल, बहुत टीचर बहुत सारे पढ़ाते हैं, लेकिन एक एज एस्पेरेंट्स के रूप में मैं आपको वो वहाँ तक लेकर के जाता हूँ जहाँ से एक्सपर्ट जो हैं प्रश्न बनाते हैं या बना सकते हैं। मैं वो सारे तरीके आपको बताता हूँ। तो जो लोग हमारे साथ हैं उन्हें पता है हमारा पढ़ाने का तरीका कैसे हम पढ़ाते हैं, और हम जो बताते हैं वो पेपर में आता जरूर है। क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो मैंने क्वालिफाई ना किया, वो भी टॉप रैंक के साथ में। ठीक है जी, 2 बार तो मैं आपका पीजीटी निकाल चुका हूँ यूपी वाला। ठीक है, चाहे तो आप यूपी 2016 यूपी पीजीटी 2016 का चेक कर लीजिएगा, टॉप 20 में आपको हमारा नाम दिखेगा, मिस्टर संजीव कुमार। ठीक है जी, और ऑल ओवर इंडिया साथ में रैंक रही है नवोदय पीजीटी में। और आपका जो है दोबारा मैंने पीजीटी 21 वाला दिया था मुसल भाई से ही, हालांकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, पर देता तो फिर
एक सीट ही खराब हो जाती, इसलिए नहीं दिया। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिलहाल आपको समझ में आएगा, हालांकि अब छोड़िए, जाने दीजिए। तो ये नोबेल ऑफ कैरेक्टर आपको समझ में आया। नोबेल ऑफ मैनर मैंने बता दिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ यार, नोबेल ऑफ मैनर। नोबेल ऑफ मैनर के लिए कौन जाना जाता है? तो जैन ऑस्टिन जाने जाते हैं। रोमाना क्लब का मतलब है नोवेल विद की, तो यहाँ आप देख रहे हैं नोवेल विद की, ये पूछ लिया जाता है। नोवेल विद की का मतलब क्या होता है? ऐसे नॉवेल्स जिसमें जो है केवल फैक्ट चीजें जो है आपको बताई जाती है। तो देखेंगे ये फ्रेंच टर्म है बेसिकली, ठीक है। तो याद रखना रोमन क्लब किस लैंग्वेज से लिया गया? तो फ्रेंच से लिया गया, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा इसका मतलब क्या? तो याद रखेंगे नोबेल विद की, इसमें इमेजिनरी इवेंट्स विद रियल पीपल, ठीक है, याद रखना। डिस्गाइज्ड एज ए फिक्शियस कैरेक्टर, मतलब क्या आएगा? इमेजिनरी इवेंट्स तो होंगी, लेकिन वहां पर पीपल कैसे होंगे? रियल पीपल होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार का पेपर में आ सकता है। आपसे पूछा, डेफिनेशन देंगे और आपसे पूछा जाएगा ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल डू यू फाइंड द इमेजिनरी इवेंट्स विद रियल पीपल डिस्गाइज्ड एज अ फिक्शनल कैरेक्टर्स? ये किसके बारे में? क्या वो मिस्ट्री नॉवेल है, डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं, या फिर रोमन क्लब है, या फिर विल्डंगस रोमन है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बताएंगे रोमन क्लब, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के लिए। जहाँ मैं बता दे रहा हूँ उसको आपको समझना है, बस वहाँ की सम्मोह माया है। ये एग्जाम्पल्स दिए गए, हालांकि ये कभी एग्जाम्पल जो है वो आएंगे नहीं, बस एक एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है। एनिमल फॉर्म है, एनिमल फॉर्म बेसिकली जो है पॉलिटिकल एलेगरी है, और बाकी इसमें रोमन क्लब में भी आएगा। हालांकि इसमें जो इमेजिनरी इवेंट्स होती हैं, लेकिन इसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो रियल पीपल दिखाए गए होते हैं, जैसे ना नेपोलियन बोनापार्टा उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। विक्टर सोलो जो है सोलोबस्की भी इसमें करेक्टर होता है, वो दिखाया जाता है। तो बेलजार भी जो है इनका, ये भी देख सकते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। जो मैंने डेफिनेशन बताई वही इंपॉर्टेंट है, अंदर तक नहीं आएगा। ये डाइम नॉवेल है, देख लो भाई, डाइम नॉवेल से तो ये सब नेट लेवल की चीजें हैं। तो डाइम नॉवेल्स वर शॉर्ट वर्क्स ऑफ फिक्शन यूजुअली फोकस्ड ऑन द ड्रामेटिक एक्सप्लॉइट्स ऑफ अ सिंगल हीरोइक कैरेक्टर, ठीक है। बस इतना था, डाइम नॉवेल में क्या होगा? एक सिंगल हीरोइक कैरेक्टर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज एविडेंस बाय द नेम, डाइम नॉवेल्स वर सोल्ड फॉर अ डाइम, यानी कि समटाइम्स एज अ निकेल, ठीक है। एंड फीचर्ड colorful cover illustrations, they were bound in a paper, making them light, portable and somewhat ephemeral। कहने का मतलब डाइम नॉवेल्स ऐसे नॉवेल्स होते हैं जो पेपर में बंडल में बंधे होते हैं, ताकि उसको आराम से इधर उधर चीज़ों को ले जाने में आसानी रहे, और इसमें एक सिंगल हीरो कैरेक्टर होता है बस। डाइम नॉवेल्स में आप देखेंगे यहाँ पर डाइम नॉवेल्स आर एटलीस्ट इन स्पिरिट द एंटीसीडेंट ऑफ टुडेज मास मार्केट पेपर बैक। तो आप देख ही रहे हैं, जैसे कोई कॉमिक बुक हो गई, ठीक है, इवन टेलीविजन शोज वगैरह, ये सब डाइम में ही आपके आते हैं, ठीक। हालांकि पेपर में ये सब हमारे नहीं पूछा जाएगा। हाइपरटेक्स्ट नॉवेल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर से एसोसिएटेड है, बस इसका ध्यान रखो, ठीक है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ हाइपरटेक्स्ट लिंक व्हिच प्रोवाइड्स अ न्यू कॉन्टेक्स्ट फॉर अ नॉन लाइनरिटी इन लिटरेचर एंड रीडर इंटरेक्शन। मतलब हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक टेक्स्ट में जो है इसमें एक बेसिकली लिंक दिया हुआ, जिसको क्लिक करेंगे और आप उसके अंदर पहुंच जाएंगे, उसे हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो इसमें बस ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर होता है, बस खत्म, बाकी नहीं। ये एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, लेकिन छोड़ो, मतलब नहीं है इनसे। सेंटिमेंटल नॉवेल देख लो, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमसे पूछा जा सकता है। देखो सेंटिमेंटल नॉवेल और द नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है जी, ये भी याद रखना। क्या सेंटिमेंटल नॉवेल बोल रहे हैं, नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा सकते हैं इसको। Is an 18th century literature genre which celebrates the emotional and the intellectual concept of sentiment, sentimentalism and sensibility। तो कहने का मतलब ऐसे नॉवेल्स जो आपके इंटेलेक्चुअलिटी पर बेस्ड हो, ठीक है, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअलिटी कॉन्सेप्ट की बात करते हो, वो जो है आपके सेंटिमेंटल नॉवेल आएंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो सैमुअल रिचर्डसन का पेमेला, ठीक है जी, ये भी इसमें आएगा। तो ये एग्जाम्पल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ओलिवर गोल्ड स्मिथ का विकार ऑफ बैकफील्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 2 लगा लो। पूछा जाता है कि भैया जी इनमें से सेंटिमेंटल नॉवेल का या फिर नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक, ये हमें लगाना है। बाकी सैमुअल स्टर्न का ट्रिस्टम सैंडी हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और जेन जक्स रेसो का जो है जूली, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस इतने जो है आपको ध्यान देने बस। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी बोले जाते हैं, जिसमें क्या है इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है सेंटिमेंट्स का, वो इसमें शो किया गया। बस ये इन चीज़ों पर फोकस करना, जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस। यूटोपियन नॉवेल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लो। यूटोपियन नॉवेल है, आपको पता होना चाहिए, थॉमस मोरे का यूटोपिया जो था, वहीं से इसका नाम आता है। यूटोपियन का मतलब क्या? देखो, यूटोपिया का मतलब क्या होता है? अ कम्युनिटी और अ सोसाइटी पोजेसिंग हाईली डिजायरेबल और अ परफेक्ट क्वालिटीज। मतलब क्या है? आइडल सोसाइटी लिख सकते हैं।
ठीक है। मतलब आइडल यूटोपियन नॉवल का मतलब क्या है कि इसमें एक बड़ी ही सभ्य समाज दिखाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर सारी इंसिडेंट और स्टोरी जो है वो कनेक्टेड होगा। उसी में जो है वो कह सकते हैं रोल दिखाया जाएगा, जो भी प्रोटागोनिस्ट होगा, एक अच्छा समाज, एक सभ्य समाज वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें वहीं कहीं पर हैं तो उसे हम यूटोपियन नॉवल बोलेंगे। तो इसमें जो कम्युनिटी दिखाई जाएगी या सोसाइटी जो दिखाई जाएगी, इसमें बेसिकली परफेक्ट क्वालिटीज होंगी। तो इट इज़ कॉमन लिटरेरी थीम जो है, स्पेशली इन स्पेकुलेटिव फिक्शन एंड साइंस फिक्शन। तो इसमें जो है यूटोपिया थॉमस मोरे का है, ठीक है, ये सबसे जो है बेहतरीन है। और डैनियल लॉक का जो है गॉलिवर्स ट्रेवल जो है वो भी इसी में आएगा। जोनाथन स्विफ्ट का जो है वो गुलिवर्स ट्रेवल वो इसी में आएगा, ठीक। रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो आपका डैनियल डॉफ का है। तो ये एग्जाम्पल्स आपके किसके हैं? यूटोपियन नॉवेल्स के। डेस्टोपिया आप जानते हैं, नोवेयर या समवेयर, ठीक है। ग्राफिक नॉवल ये भी मान लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पीडीएफ में है अपना। साइंस फिक्शन आप समझे रखे हैं, जो जो साइंस पर बेस्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है एच.जी. वेल्स फेमस हैं, ठीक है जी। द टाइम मशीन का जो है। बाकी कल्ट का या फिर क्वाइट्री नॉवेल जो है, बेसिकली कल्ट नॉवेल्स ऑफन कम फ्रॉम द फ्रिंज। दे ऑफन रिप्रेजेंट्स काउंटर कल्चर पर्सपेक्टिव्स एंड दे ऑफन एक्सपेरिमेंट्स विद फॉर्म। मतलब इसमें जो है नई नई फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पल्प फिक्शन देख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये द टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैगजीन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी विच वर प्रिंटेड ऑन चीप पल्प पेपर, ठीक है। मतलब ये जो है 20th सेंचुरी में ये पल्प फिक्शन आता है, ये चीप पेपर पर प्रिंट हुआ था जिसका नाम पल्प था, वहीं से इसका नाम पल्प फिक्शन हो गया। और पब्लिश्ड अ फंटास्टिक एस्केपिस्ट फिक्शन फॉर द जनरल, ठीक है, एंटरटेनमेंट ऑफ द मास ऑडियंस। तो कहने का मतलब पल्प फिक्शन वो फिक्शन होते हैं जो मास ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए लिखे जाते हैं, बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। The fiction era provides a breeding grounds for creative talent which would influence all forms of entertainment for decades। तो कहने वाला बस इतना याद रखना, पल्प फिक्शन वो फिक्शन होते हैं जो चीप पल्प पेपर पर पब्लिश कराए गए हैं और जो स्पेसिफिकली लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें ही पल्प फिक्शन बोलते हैं, ठीक। और बाकी इसमें एग्जांपल दिए गए, हालांकि हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इरोटिक नॉवल मतलब जिसमें जो ऑब्सैनिटी और सब चीजें दिखाई गई हैं, तो इरोटिक नॉवल बोलते हैं। जब अपनी पीडीएफ फाइल लेना तो उसमें पढ़ लेना, हालांकि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरेक्टिव फंटेसी नॉवल थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखो, फंटेसी का मतलब वही थोड़ा सा सिमिलर ही आपको लगेगा कि भी गोथी नॉवल जैसे ही है। स्टोरीज इन्वॉल्विंग पैरानॉर्मल मैजिक एंड टेरिबल मॉन्स्टर्स हैव एग्जिस्टेड इन अ स्पोकन ऑफ फॉर्म्स बिफोर द एडवांस्ड प्रिंटेड लिटरेचर। मतलब इसमें जो है थोड़े बहुत से मैजिक चीजें और टेरिबल मॉन्स्टर वगैरह दिखाए जाएंगे फंटेसी नॉवल में, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चिल्ड्रंस नॉवल समझ रहे हैं, ऐसे नॉवल जो हैं बच्चों के लिए लिखे गए हैं, वो भी चिल्ड्रंस स्टोरी होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डेस्टोपियन नॉवेल्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब डेस्टोपिया इज एन अनप्लीजेंट सोसाइटी होती है, बस इतना याद रखना। मतलब क्या बताया था मैंने, यूटोपियन मतलब प्लीजेंट सोसाइटी, आइडल सोसाइटी, आइडल प्लेस। डेस्टोपियन उसका उल्टा हो गया, अनप्लीजेंट सोसाइटी। तो ये पूछा जा सकता है हमसे, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल क्या, फ़ारेनहाइट 45 रे ब्रैडबरी का है, ठीक। और द गिवर बाय लुइस लॉरी का है। इसका परिभाषा आ सकता है। मिस्ट्री नॉवल मतलब सेम आप समझिएगा, जो डिटेक्टिव नॉवल थे बिल्कुल वैसे ही है। तो आज के ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगले वाले वीडियो में आपको देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोइट्री। मतलब वही बात है कि उसकी कौन कौन सी फॉर्म है, वो हम लोग इसमें अगली बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेंजा फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करना एकदम ना भूलते। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।